अक्सर ना समाज को एक बहुत ही मजबूत सेफ्टी नेट या कह लें कि एक सुरक्षा जाल माना जाता है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा ढांचा जो इस धारणा पर बना है कि जब कोई इंसान अचानक गिरेगा या जीवन में कोई बड़ा हादसा होगा तो आसपास के लोग और जो हमारे सामाजिक नियम हैं वो उसे जमीन पर टकराने से पहले थाम लेंगे। हाँ, एक आदर्श स्थिति में ऐसा ही होना चाहिए। राइट। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में या डीप डाइव में हमारे पास जो दस्तावेज और स्रोत हैं वो समाज के इस तथाकथित सुरक्षा जाल की एक बहुत ही खौफनाक और बेचैन करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। बहुत ही बेचैन करने वाली, सच में। हाँ, तो आज हम एक ऐसे केस स्टडी का विश्लेषण कर रहे हैं जहां समाज का जो सहारा है वो असल में एक व्यक्ति को संभालने के बजाय उसके लिए एक 10 दिन लंबी यातनापूर्ण सजा बन जाता है। तो हमारा मिशन आज बस यही समझना है कि जब एक इंसान अपना सब कुछ खो देता है तो हमारी जो ये परंपराएं हैं वो उसके घावों को भरती हैं या फिर उन घावों को खुरेदकर एक सार्वजनिक तमाशा बना देती हैं। देखिए, इस स्रोत की गंभीरता को ना सिर्फ एक दुखद कहानी के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये असल में इस बात का एक बहुत ही गहरा समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि कैसे हमारे जो संस्थागत नियम है वो मानवीय संवेदनाओं पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। जब हम संकट में होते हैं तो इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से सुरक्षा और स्थिरता ढूंढता है, लेकिन ये दस्तावेज हमें दिखाता है कि कैसे कुछ रस्में और परंपराएं इंसान के उस सर्वाइवल मोड को ही हाईजैक कर लेती हैं। सर्वाइवल मोड को हाईजैक करना, क्या बात है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, ये इस बात का एक प्रतीक है कि सोशल कंप्लायंस या सामाजिक अनुपालन के नाम पर हम क्रूरता को कैसे एकदम सामान्य मान लेते हैं। सही कहा आपने। और इस क्रूरता को समझने के लिए ना हमें उस जमीनी सच्चाई से शुरू करना होगा जो इस स्रोत के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो कहानी अनुज और सुमन की है। अनुज, जिसकी शादी को मुश्किल से 4 साल हुए थे, उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद। अब पीछे जो बचता है ना वो कोई ऐसा अमूर्त या दार्शनिक दुख नहीं है। पीछे बचती है 24 साल की एक युवा पत्नी सुमन और महज 1 साल की बच्ची मेघना, और इसके साथ एक बहुत ही ठोस गणितीय सच, 10 लाख रुपए का बैंक लोन। 10 लाख का लोन, ये एक बहुत ही कठोर व्यवहारिक सच्चाई है। एकदम। मतलब जब मैंने आंकड़े पढ़े ना तो मुझे लगा कि यार यहाँ दुख सिर्फ अतीत के छिन जाने का नहीं है, एक ऐसा अंधकार में भविष्य अचानक सामने आकर खड़ा हो गया है। अगर मैं इसके लिए एक रूपक दूं तो ये ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति का घर भूकंप में पूरी तरह गिर गया हो। हाँ। और समाज उसे उस मलबे से बाहर निकालने के बजाय उसी मलबे के बीच बैठकर रोने के लिए मजबूर कर दे। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ है। मनोविज्ञान में ना हम इसे कंपाउंडिंग ट्रॉमा या बहुस्तरीय आघात कह सकते हैं। कंपाउंडिंग ट्रॉमा? अच्छा। हाँ, मतलब सुमन का मस्तिष्क इस समय सिर्फ एक प्रियजन के जाने का शोक नहीं मना रहा, उसके सामने जो 10 लाख का कर्ज है और वो जो 1 साल की बच्ची है वो उसके लिए एक अस्तित्व का संकट है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जाहिर। दिमाग के जिस हिस्से को दुख को प्रोसेस करना है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो इस समय काम ही नहीं कर सकता क्योंकि व्यक्ति का पूरा नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में आ चुका है। उसे इस समय ना एक ऐसे सुरक्षित वातावरण की जरूरत है जहां उसका दिमाग शांत होकर आगे की योजना बना सके। लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प या कहूं कि बहुत भयावह हो जाती है, क्योंकि स्रोत से जो बात सामने आती है वो बिल्कुल इसके उलट है। समाज उसे वो सुरक्षित वातावरण देने के बजाय उसे एक ऐसी व्यवस्था में धकेल देता है जो सच में किसी यातना शिविर जैसी लगती है। स्रोत में इस शोक के 10 दिनों की जो प्रक्रिया बताई गई है वो सुनिए जरा। अगले 10 दिनों तक सुमन को अस्त-व्यस्त कपड़ों में रहना है, पूरे गांव की महिलाओं की भीड़ के साथ रोज रोते हुए पैदल चलना है, वो भी खुले में। हाँ, और गांव के बाहर नहाने के लिए जाना है। और स्रोत ने यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया है, एक विशेष प्रकार का श्रृंगार, जो कि असल में सजाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये जताने के लिए है कि अब तुम्हारा जीवन रंगहीन हो चुका है। और सबसे भयानक हिस्सा, दिन भर की इस भयंकर शारीरिक और मानसिक थकान के बाद दिन में सिर्फ एक बार खाना, वो भी एकदम सूखा और सादा, लगातार 10 दिनों तक। हाँ, 10 दिनों तक। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये एक शोक संतप्त इंसान का उपचार हो रहा है या किसी कैदी को सजा दी जा रही है। देखिए, अगर हम इसके बायोलॉजिकल पहलू को समझे ना तो ये सजा ही है। अच्छा। हाँ, जब किसी इंसान को इतना गंभीर आघात लगता है ना
तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शरीर को इस हार्मोन के प्रभाव से निपटने के लिए और नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। राइट, पोषण चाहिए होता है। बिल्कुल। लेकिन ये परंपरा क्या कर रही है? ये कैलोरी को अत्यधिक सीमित कर रही है। दिन में सिर्फ एक सूखा भोजन और ऊपर से लगातार पैदल चलना और रोना, ये शारीरिक थकावट को एकदम चरम पर ले जाती है। मतलब शरीर को जब सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है तब उसे एक तरह से कुपोषण का शिकार बनाया जा रहा है। एकदम सही। विज्ञान के नजरिए से ये भूखमरी और नींद की कमी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इंसान के सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से पंगु बना देता है। जब दिमाग को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिलता ना, तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसका वो जो रोना है वो सिर्फ दुख की वजह से नहीं है, बल्कि वह नर्वस सिस्टम के पूरी तरह से टूट जाने का, यानी नर्वस ब्रेकडाउन का परिणाम होता है। ओह, मतलब समाज को लगता है कि वो रो रही है क्योंकि वो दुखी है। हाँ, समाज इस शारीरिक और मानसिक पतन को देखकर सोचता है कि महिला शोक मना रही है, जबकि असलियत में उसका शरीर बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह दुख को प्रोसेस कर ही नहीं रही है। वो बस सर्वाइव कर रही है। हाँ, वो बस उस दिन को काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। स्रोत में एक पंक्ति है जिसने मुझे सच में पूरी तरह से चकरा दिया। कौन सी पंक्ति? उसमें लिखा है कि इस 10 दिन के अमानवीय नियम का पालन हर उस महिला को करना होता है जिसके पति की मृत्यु हुई है, अब चाहे उसकी उम्र 20 साल हो या 80 साल। बिल्कुल। अब यहाँ मैं तर्क के आधार पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक 80 साल की महिला जिसके शरीर में सामान्य दिनों में भी चलने फिरने की ऊर्जा नहीं होती, वो शारीरिक रूप से इस बात में कैसे सक्षम हो सकती है कि दिन में एक बार रूखा सूखा खाकर, चिलचिलाती धूप या कड़ाके की ठंड में पूरे गांव की औरतों के साथ मीलों तक रोते हुए चले? वो सक्षम नहीं होती है। वही तो, ये तो शारीरिक रूप से असंभव लगता है। क्या इससे उनकी जान को खतरा नहीं होता? जान का खतरा बिल्कुल होता है। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यही वो बिंदु है जो इस पूरी व्यवस्था की असल नीयत को उजागर करता है। कैसे? जब कोई परंपरा एक 80 साल के कमजोर शरीर और एक 20 साल के युवा शरीर पर एक ही क्रूर नियम लागू करती है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उस परंपरा का उद्देश्य इंसान की भलाई या उसका दुख कम करना तो है ही नहीं। तो फिर उद्देश्य क्या है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कंप्लायंस, यानी अनुपालन। समाज बस ये देखना चाहता है कि व्यक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है या नहीं। ये एक परफॉर्मेटिव कंप्लायंस है। एक बुजुर्ग महिला का शरीर इस तनाव को नहीं झेल सकता, लेकिन उसे ये करना पड़ता है क्योंकि परंपरा को न व्यक्ति के जीवित रहने से ज्यादा अपनी सत्ता बनाए रखने में दिलचस्पी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा मतलब है, अगर ये इतना ही क्रूर है तो लोग इसके खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करते? मुझे ये बात हमेशा परेशान करती है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भीड़ सुमन के साथ चल रही है वो गांव की महिलाओं की ही भीड़ है। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। एक महिला जो शायद खुद कभी इस दर्द से गुजरी होगी, वो दूसरी महिला पर ये नियम थोप रही है। क्या ये किसी तरह की कंडीशनिंग है या फिर इसके पीछे कोई और मनोविज्ञान काम कर रहा है? ये बहुत ही जटिल और अंधकार में मनोविज्ञान है। इसे हम इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की या आत्मसात की गई पितृसत्तात्मक सोच कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और मैकेनिज्म यहाँ काम करता है। वो क्या है? जो महिलाएं इस भीड़ का हिस्सा है ना, उनमें से कई शायद अतीत में खुद इसी यातना से गुजरी होंगी। जब एक इंसान किसी गहरे आघात या अन्याय से गुजरता है और उसे न्याय नहीं मिलता, तो कभी-कभी उसका दिमाग इस रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म को अपना लेता है कि चूंकि मैंने ये सहा है इसलिए ये सही है और अब दूसरों को भी ये सहना होगा। बाप रे, ये तो अपने खुद के आघात को जायज ठहराने का एक अचेतन तरीका हो गया। ये तो एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल। और जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद बहुत पुराने समय में जब समुदाय छोटे होते थे तो विधवा के साथ लगातार रहना एक प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था रही होगी। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की? देखिए, किसी प्रियजन की अचानक मृत्यु के बाद इंसान आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की सोच सकता है। तब शायद गांव वालों का साथ रहना, उस व्यक्ति को अकेला ना छोड़ना एक सामूहिक देखभाल का हिस्सा रहा हो। अच्छा, सांत्वना के लिए शुरू हुआ होगा। हाँ, लेकिन समय के साथ वो देखभाल गायब हो गई और सिर्फ पहरा रह गया। जो कभी सांत्वना देने के लिए था वो अब एक अनिवार्य और थका देने वाली सामाजिक पुलिसिंग में बदल गया है।
अब भीड़ इसलिए साथ नहीं चलती कि सुमन गिर ना जाए। तो इसलिए चलती है कि देखा जा सके कि वो नियम मान रही है या नहीं। एकदम सही, ये देखने के लिए कि सुमन ठीक से रो रही है या नहीं। ये जो आपने सामाजिक पुलिसिंग और पहरा का कॉन्सेप्ट बताया, ये बहुत कुछ स्पष्ट करता है। अब इस पूरी चर्चा को सुनते हुए कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तो किसी दूर दराज के ग्रामीण इलाके की कहानी है, इसका हमारे आधुनिक या शहरी जीवन से क्या लेना देना। तो क्या सच में हम इससे मुक्त हैं? क्या शहरी समाजों में शोक मनाने के तरीके में इस परफॉर्मेटिव दबाव के कुछ रूप मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। ये सोचना ना बहुत बड़ी खुशफहमी होगी कि शहरी समाज इस सामाजिक दबाव से पूरी तरह मुक्त है। रूप बदल गया है लेकिन भावना वही है। जैसे कि आज भी शहरों में जब किसी की मृत्यु होती है तो शोक संतप्त परिवार पर ये अलिखित दबाव होता है कि उन्हें एक निश्चित तरीके से ही व्यवहार करना है। लोग इस बात का बहुत बारीकी से आकलन करते हैं कि विधवा ने क्या कपड़े पहने हैं, ओ हाँ बिल्कुल, वो कितनी जल्दी अपने काम पर वापस लौट आई है, या वो सोशल मीडिया पर कैसी दिख रही है। अगर कोई व्यक्ति दुख के बावजूद शांत है या अपने रोजमर्रा के काम सामान्य तरीके से करने की कोशिश कर रहा है तो समाज तुरंत उस पर असंवेदनशील होने का ठप्पा लगा देता वो है। देखो, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये भी तो उसी शोक के प्रदर्शन की मांग है, बस इसका स्वरूप शारीरिक यातना का न होकर मानसिक और सामाजिक दबाव का हो गया है। यानी बात वही है, समाज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुख को महसूस करने का एक सही तरीका होता है और आपको उसी सांचे में फिट होना होगा। बिल्कुल। स्रोत में इस पर एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात कही गई है। जब कोई इन प्रथाओं पर सवाल उठाता है तो हमेशा एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है कि ये हमारी परंपरा है और ये सदियों से चली आ रही है। क्लासिक बहाना। लेकिन स्रोत खुद इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि परंपरा तब तक ही अच्छी है जब तक वो इंसान को जोड़ती है। जिस दिन वो इंसान को तोड़ने लगे उसे बदलना ही पड़ेगा। मुझे लगता है ये समाज के विकास का एक बुनियादी सिद्धांत है। ये वास्तव में किसी भी सभ्यता के विकास की कसौटी है। परंपराएं किसी समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं। उनका काम समाज को आकार देना और उसे सीधा खड़ा रखना है। लेकिन जब वही परंपराएं एक इंसान के अस्तित्व को कुचलने लगें तो उन पर सवाल उठाना जरूरी है। बिल्कुल। हमें रुककर ये सोचना होगा कि हम किस चीज को बचा रहे हैं, इंसानियत को या सिर्फ एक पुरानी आदत को। कोई भी नियम, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, वो समय और संदर्भ से परे नहीं हो सकता। मुझे यहाँ वो जो हमने घाव वाला रूपक इस्तेमाल किया था ना, उसमें एक और चीज जोड़ने का मन कर रहा है। हाँ बताइए। अगर मैं इसे एक और तरीके से देखूं तो परंपरा उस प्लास्टर कास्ट की तरह होनी चाहिए जो एक टूटी हुई हड्डी पर चढ़ाया जाता है। अब प्लास्टर का काम हड्डी को अपनी जगह पर स्थिर रखना है ताकि वो जुड़ सके। सही बात है। लेकिन अगर शरीर में सूजन आ जाए और वो प्लास्टर इतना सख्त हो कि वो खून के बहाव को ही रोक दे, तो क्या हम ये कहेंगे कि अरे प्लास्टर तो बहुत पुराना और मजबूत है, इसे ऐसे ही रहने दो? नहीं ना। अगर उस प्लास्टर से गैंग्रीन फैलने का खतरा हो तो आपको उस प्लास्टर को काटना ही पड़ता है, वरना आप उस अंग को ही खो देंगे। बिल्कुल। आज सुमन के ऊपर जो परंपरा का प्लास्टर चढ़ा है वो उसके घाव को भर नहीं रहा है, वो उसके खून के बहाव को रोककर उसकी बची खुची जिंदगी को भी काट रहा है। ये प्लास्टर वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। जब परिस्थितियां बदलती हैं ना, तो दबाव को कम करना ही पड़ता है। पुराने जमाने में महिलाओं के सिर पर 10 लाख का बैंक लोन नहीं होता था। हाँ, वो संयुक्त परिवार होते थे। बिल्कुल, एक बड़ी आर्थिक संरचना होती थी जो शायद इस तरह के वित्तीय झटके को झेल लेती थी। लेकिन आज का संदर्भ पूरी तरह से बदल चुका है। 24 साल की एक सिंगल मदर जिसके सामने आज के समय की कठोर आर्थिक चुनौतियां हैं, उस पर आप 200 साल पुराने नियम नहीं थोप सकते। एकदम नहीं। समाज को ये समझना होगा कि सुमन की सबसे बड़ी चुनौती आज ठीक से रोना नहीं है, बल्कि अपनी 1 साल की बच्ची का भविष्य सुरक्षित करना है। जब परंपरा इस व्यवहारिक चुनौती को अनदेखा करती है तो वो संस्कृति नहीं रह जाती, वो महज शोषण का एक उपकरण बन जाती है। और यही बात ना इस पूरे दस्तावेज को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ये जो विषय है ये मायने रखता है, चाहे सुनने वाले किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। ये हमें ये आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है कि हम संवेदना के नाम पर कहीं क्रूरता तो नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी के घर शोक व्यक्त करने जाते हैं तो हमारा असल उद्देश्य क्या होता है? क्या हम सच में उसका सहारा बन रहे हैं या सिर्फ रस्में निभा रहे हैं? राइट। क्या हम अपनी उपस्थिति से उसे मजबूत कर रहे हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर उस कमरे की हवा को और भारी बना रहे हैं? यही वो चेतना है जो हर समाज में आनी चाहिए।
सांत्वना का असली मतलब है उस व्यक्ति को एक ऐसा सुरक्षित और जजमेंट फ्री वातावरण देना जहां वो अपने तरीके से टूट सके और फिर अपने ही तरीके से वापस जुड़ सके। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद ना एक बहुत ही अजीब सी और डरा देने वाली बेचैनी मेरे मन में बैठ गई है। किस बात को लेकर? देखिए, हमने पिछले कुछ मिनटों में स्रोत के उस हिस्से पर बहुत बात की जिसमें इन 10 दिनों की अत्यधिक भीड़, रोने धोने का वो जो कान फाड़ देने वाला शोर है और शारीरिक थकान का जिक्र है। हाँ, वो 10 दिन जहां सुमन के आसपास एक पल का भी सन्नाटा नहीं है, लोगों की नजरें हैं, नियम हैं और एक भयानक कोलाहल है। लेकिन अगर हम कहानी के इन 3 मुख्य तथ्यों को फिर से एक साथ रखें। 24 साल की सुमन, 1 साल की बच्ची मेघना और 10 लाख रुपए का बैंक लोन। हाँ, जरा सोचिए उस 11वें दिन क्या होता होगा। 11वां दिन, जब शोक की वो जो 10 दिन की निर्धारित सामाजिक अवधि है वो अचानक खत्म हो जाती है और वो सारी भीड़ वापस अपने घरों को लौट जाती है। हाँ, वो 11वां दिन 10 दिनों तक पूरे गांव की महिलाओं का वो जो हुजूम उसके साथ था, वो जो एक अजीब सा शोर था जिसने उसे एक पल के लिए भी सोचने का मौका नहीं दिया, वो अचानक गायब हो जाता है। 11वें दिन की सुबह कोई रस्म नहीं होती, कोई भीड़ नहीं होती, सिर्फ एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा होता है। और उस सन्नाटे में 24 साल की सुमन खुद को एक खाली कमरे में पाती है, बिल्कुल अकेली। उसकी गोद में उसकी 1 साल की बच्ची मेघना है, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। ₹1 के लोन के कागजात रखे हैं। और यही सबसे विचलित करने वाली बात है। 10 दिन के उस अत्यधिक शोर, उस अमानवीय थकान और कुपोषण ने उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची है। और अब जब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है, तब उसके पास रत्ती भर भी ऊर्जा नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 10 दिन की इस बेतहाशा भीड़ और प्रदर्शन के बाद 11वें दिन का वो अचानक आया हुआ सन्नाटा उस दुख को कम करता है, या फिर उस खाली कमरे का वो अचानक पैदा हुआ अकेलापन और उस 10 लाख के लोन की वो कठोर सच्चाई उस सन्नाटे को और भी भयानक, जानलेवा और डरावना बना देती है। एक बहुत ही गहरा सवाल है। यही वो सवाल है जिसे आज हम हवा में छोड़ेंगे। आप खुद इस पर विचार करें कि क्या समाज की ये पूरी व्यवस्था सच में किसी को फिर से खड़ा करने का तरीका है, या फिर सब कुछ खो चुके एक बेबस इंसान के लिए एक बहुत लंबी, बहुत ही दर्दनाक सजा।